हेलो नमस्कार, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर पूछ लिया जाएगा कि आप सिद्ध कीजिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, या पूछ लिया जाएगा कि दर्पण सूत्र को आप सिद्ध कीजिए, या फिर सेकंड टाइम से पूछ लिया जाएगा कि आप अवतल दर्पण में प्रूफ कीजिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि उत्तल दर्पण में आप सत्यापित कीजिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के हेल्प से, अवतल दर्पण की सहायता से हम प्रूफ करने वाले हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f कैसे होता है, या फिर दर्पण सूत्र किस तरीके से आता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको किसी और की वीडियो को देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो मैथ्स का हो, या फिर फिजिक्स का हो, या फिर जिस किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हर एक स्टेप पे आपको नंबर दिए जाते हैं। यदि किसी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम का हेल्प लेना पड़ता है तो उस डायग्राम पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही आसानी से इस पूरे 5 नंबर को आप अपने हाथ में कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है एक ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह की मतलब जिस साइड से आप अपने चेहरे को आप देख पाते हैं उसका परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह उसका धंसा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये बाहर से रजतीत किया हुआ है, रजतीत मतलब पेंट किया हुआ है, और आप इस साइड से अपने चेहरे को आप देख पाएंगे। तो इसका जो परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ, इसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह जो है से उभरा हुआ होता है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए हम अवतल दर्पण की सहायता से प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लिया गया है एक अवतल दर्पण जिसकी बाहरी उभरी हुई सतह को रजतीत किया गया है और धंसी हुई परावर्तक सतह यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको पता होगा चिन्ह परिपाटी के मदद से आप जानते होंगे कि वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड, बाएं साइड में रखा जाता है। यहाँ पे जैसे आप पढ़े होंगे कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति में होता है कि यहाँ पे होता है एक मूल बिंदु, ध्रुव को मूल बिंदु से आप रिलेट कर सकते हैं, और वस्तु को रखा जाता है इसके लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी जो है से वस्तु को रखा गया है दर्पण, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, और इसका प्रतिबिंब जो है से ए डैश बी डैश बन रहा है। और आपको पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को इस तरीके से बना लेंगे। डायग्राम को बनाने में आपको ध्यान रखना है कि इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती होंगी और इस दर्पण पे पड़ेंगी, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ हम 2 किरणों का हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम एक प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे एक किरण को डालते हैं। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ए एन और यहाँ से जाती हुई एफ से जाती हुई इस बिंदु पे मिलती है। और सेकंड किरण लेते हैं, ए से वक्रता केंद्र पे एक किरण को डालते हैं, और आपको पता होगा कि कोई भी किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी रास्ते से वो लौट जाती है। तो यहाँ पे 2 किरण लिए हम, पहला किरण जो मुख्य फोकस के समांतर गई और वक्रता केंद्र से गुजर गई, और दूसरी किरण जो है से वक्रता केंद्र से ही गई और उसी रास्ते में वो लौट गई। तो दोनों किरणें जहां मिली उसको हम नाम दे दिए ए डैश, और एक जो है से एक और भी हम किरण डालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक बी डैश। मतलब वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूफ करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ऐसी ही किरणों का हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम जो भी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे हम लिख लेंगे। कि माना कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि माना कि ए बी एक वस्तु है और एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, और ए बी को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखे हैं।
जिसका प्रतिबिंब जो है से ए डैश और बी डैश बन रहा है। ये भी डाल सकते हैं कि अवतल दर्पण में P जो है से ध्रुव है, F जो है से मुख्य फोकस है, C जो है से वक्रता केंद्र है। अब अगला स्टेप होता है कि हम कैसे इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज को आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए त्रिभुज की समरूपता का। तो यहाँ पे हम कुछ हेल्प लेने वाले हैं त्रिभुज के समरूपता से। आप उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, हम कुछ ब्रीफ में आपको हम बता भी देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे U है और यहाँ पे V है, यहाँ पे F है। U को बोला जाता है वस्तु दूरी, V को बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी और F को स्मॉल f को बोला जाता है फोकस दूरी बोला जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम A, B, C और त्रिभुज A डैश B डैश C में चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि त्रिभुज A, B, C एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में सबसे पहले हम A, B, C और A डैश B डैश C में चल के देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखते होंगे आप कि यहाँ पे जो है से 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि कोण जो है से A, B, C त्रिभुज ABC में कोण A, B, C जो है से बराबर है त्रिभुज A डैश B डैश C में A डैश B डैश और C का। कोण A डैश B डैश C का ये कैसे हो गया? क्योंकि दोनों जो है से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और सेकंड देखते हैं कि A C B बराबर है A डैश C B का। आपको पता होगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है से आपस में बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कि दो रेखाएं हैं आपस में कट करेंगी तो A और A कोण आपस में बराबर होंगी। इस चीज को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वह कोण A C B जो है से बराबर है कोण A डैश C और B डैश का, A डैश C और B डैश का। और देखिए कि जब एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण का बराबर है, तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 होता है। जब दो बराबर तीसरा बराबर होगा ही होगा। तो यहाँ से आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो, दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC इस समरूप है। समरूप का पहचान यहाँ पर समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज ABC जो है से समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश और C का। और इसका लिखने का भी तरीका एक होता है, आप जैसे मन तैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब संगत तरीके से आपको बिठा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C जो है से समरूप है। कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो एंगल से बोल रहे हैं। एंगल से, क्योंकि दो कोण बराबर है तो आपस में तीसरा का कोण भी आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ से देखिए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है से बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी संगत भुजा AB, यहाँ पे जो लंब है यहाँ से AB जो होगा और A डैश B डैश का अनुपात यहाँ पे लिखते हैं कि AB जो होगा यहाँ A डैश B डैश इसका जो अनुपात होगा से बराबर होगा BC बटा B डैश C का, BC बटा B डैश C का। और इसी तरीके से आप तीसरा भुजा भी लिख सकते हैं कि AC अपॉन में A डैश C भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आ गया कि AB अपॉन A डैश B डैश बराबर BC अपॉन में B डैश C। इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से हम त्रिभुज A डैश B डैश F और N P और F में चलते हैं। तो आप लिख लेते हैं पहले कि त्रिभुज A डैश B डैश F एवं त्रिभुज N P F में। अब देखिए कि जैसे इसमें था इसी तरीका से हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या हो रहा है। कि यहाँ पे देखेंगे हम कि A डैश B डैश F, एंगल जो A डैश B डैश F जो है से बराबर होगा एंगल N P F का।
अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ए अवतल दर्पण है तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बन गया। तो अवतल दर्पण में क्या मान लेते हैं कि एन जो है से पी के काफी निकट है। अब देखिए यहाँ पे कर्व है, काफी निकट मानिएगा कि यहाँ पे है पी और यहाँ पे एन है, तो आपको ए स्ट्रेट लाइन दिखेगा, सीधी रेखा दिखेगा। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि एन पी एफ जो है से 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि त्रिभुज कि एंगल ए डैश बी डैश एफ जो है से बराबर है एंगल एन पी एफ का। कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और इसी तरीका से बोल सकते हैं कि बी डैश एफ ए जो है से बराबर है पी एफ एन का। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कौन से बोल सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से लिख लीजिए कि ए डैश एफ बी डैश जो है से बराबर है एन एफ पी का। ए डैश एफ बी जो है से बराबर है एन एफ पी का बराबर हो गया। जब दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर ही होगा। इस तरीका से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ जो है से समरूप है त्रिभुज एन पी एफ का। इसका भी लिखने का तरीका होता है, आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे मैथ्स में। यहाँ पे देखिए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो इस संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है से बराबर होता है। इस त्रिभुज में चलेंगे हम, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे है एनपी है, एनपी बटा में ए डैश बी डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए एनपी बटा में ए डैश बी डैश बराबर हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पी एफ जो है से बराबर होगा पी एफ बटा में बी डैश एफ का। यहाँ पे एन पी बटा में ए डैश बी डैश बराबर होगा पी एफ बटा में बी डैश एफ का। जैसे पीछे जो हम लिखे थे इस त्रिभुज में ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में कि इसका लंब बटा में इसका लंब, इसका आधार बटा में इसका आधार दोनों आपस में बराबर था। इसी तरीका से इसका लंब बटा में इसका लंब बराबर में इसका आधार बटा में इसका आधार। इसके कर्ण को नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे उसका यूज नहीं है। अब देखिए इसके पहले जो लिखे थे हम वहां पे आप देखे होंगे कि लिखा होगा कि ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर जो है से बी सी बटा में बी डैश सी का बराबर था। तो यहाँ से इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लिए थे, इसको मान लेते हैं कि समीकरण सेकंड है। एन बी जो होगा ए बी के बराबर होगा क्योंकि एन जो है से समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एनपी के जगह पे लिख सकते हैं हम ए बी लिख सकते हैं। तो एनपी के जगह पे हम ए बी लिख दिए, बटा में हो गया ए डैश बी डैश बराबर में हो गया कि पी एफ अपॉन में बी डैश एफ हो गया। इसको मान लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको मान लेते हैं कि समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से देखिएगा कि दोनों का बायां साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है से बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड मतलब पी एफ अपॉन बी डैश एफ बराबर होगा बी सी अपॉन में बी डैश सी का। तो इसको लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो यहाँ पे बोल दीजिए कि पी एफ जो है से बराबर हो गया बी डैश एफ बराबर होगा क्या कि बी सी अपॉन में बी डैश सी का। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पी एफ हो गया, यहाँ से बी डैश एफ है, बी सी है, बी डैश सी है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि मुझे प्रूफ करना है यू वी और एफ के टर्म में प्रूफ करना है। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। यू को बोला जाता है वस्तु दूरी, वी को बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी और एफ को बोला जाता है फोकस दूरी बोला जाता है। तो यहाँ से बीपी जो है से यू हो जाएगा, बी डैश पी जो है से वी हो जाएगा, एफ पी जो है से एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एफ, यहाँ पे देखिए कि पी एफ जो है से पी एफ को हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को हम ना तो यू के रूप में, ना ही वी के रूप में, ना ही एफ के रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे बी डैश एफ को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए बी डैश एफ को हम इस तरीका से चेंज करेंगे कि वो या तो यू के रूप में आ जाए, या फिर वी के रूप में आ जाए, या फिर आर के रूप में भी आ जाएगा, या फिर आर के रूप में आ जाए। तो आर के रूप में हम जानते हैं रिलेशन कि आर इक्वल टू होता है 2f। तो आर के रूप में भी आ जाएगा तो वहां से हम एफ के रूप में कर लेंगे, या फिर मतलब इन तीनों ही टर्म में या फिर आर के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ से बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को लाने के लिए यदि हम बी डैश पी में से
एफ पी को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या है बी डैश पी है, इसमें से हम एफ पी को हम काट देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ से बचेगा बी डैश एफ बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि पी एफ अपॉन में बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को लिख लीजिए बी डैश पी माइनस में एफ पी बराबर हो गया। यहाँ बच रहा है बीसी, तो बीसी को भी हम इन तीनों चारों टर्म में से हम किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बीसी को क्या लिख सकते हैं हम कि बीपी माइनस में सीपी कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीपी माइनस में सीपी बटा में हो गया बी डैश सी है, तो बी डैश सी को भी कर लेंगे हम कि सी पी माइनस बी डैश पी कर लेंगे हम, तो सी पी माइनस बी डैश पी कर लेंगे। यहाँ से हम आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को यू वी और एफ के रूप में लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पी एफ जो है से एफ के बराबर है, लेकिन आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी जो है से निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि आप यहाँ से देख पाएंगे कि मूल बिंदु जो होता है से मूल बिंदु के लेफ्ट मतलब बाएं तरफ जो चीजें होती हैं से माइनस में लिखी जाती है, ऋणात्मक रूप में लिखी जाती हैं। इसके इस साइड में प्लस एक्स लिखते होंगे, इसके इस साइड में माइनस एक्स लिखते होंगे, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि पी एफ जो है से यहाँ से पी एफ को लिख सकते हैं माइनस में एफ लिख सकते हैं, बी डैश पी है, तो बी डैश पी जो है से वी है, प्रतिबिंब दूरी है, लेकिन ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसको हम लिखने वाले हैं माइनस वी के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस वी, माइनस पहले से ही तो माइनस में लिख दीजिए, एफ पी है, एफ पी जो है से फोकस है, तो इसको लिखने वाले हैं माइनस पहले से ही था, लेकिन एफ पी को लिखने वाले हैं माइनस एफ के साथ। बराबर में क्या करने वाले हैं बीपी है, तो बीपी है, तो बीपी को लिखने वाले हैं यू से, लेकिन यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, इसको क्या लिखने वाले हैं माइनस यू से लिख देंगे, तो माइनस यू, माइनस में पहले से ही है तो सीपी हो गया, तो सीपी को लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए सीपी जो है से वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, आर इक्वल टू होता है 2f, तो यहाँ पे जो सीपी जो है तो सीपी के जगह पे लिखने वाले हैं 2f, लेकिन एक लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पे लिखने वाले हैं माइनस चिन्ह के साथ में, बटा में हो जाएगा सीपी, तो सीपी को लिख दीजिए फिर में कितना माइनस में 2f, माइनस में हो गया बी डैश पी हो गया, तो बी डैश पी को लिखने वाले हैं माइनस में v के साथ। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे तिरछा आप गुना कीजिए, तो माइनस में f है तो माइनस f लिखिए, इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम माइनस में 2f, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में v हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो माइनस में यहाँ पे है तो माइनस में v हो गया, माइनस माइनस में हो गया प्लस में f हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। अब इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में माइनस u हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस में 2f होने वाला है। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस एफ है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस में 2f स्क्वायर होने वाला है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एफ वी है, तो यहाँ आप लिखने वाले हैं वी एफ, बराबर में हो गया माइनस वी माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वी हो गया यू हो गया, तो यहाँ आप लिखने वाले हैं यू वी या फिर वी यू लिखने वाले हैं। यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 2f इंटू वी हो गया, तो माइनस में 2vf करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे f है तो f यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे करने वाले हैं uf करने वाले हैं, यहाँ प्लस तो प्लस 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 हो गया, 2f इंटू एफ हो गया 2f स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के एक दूसरे साइड में है, तो बराबर में इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा, तो माइनस में तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माइनस में वी एफ, तो माइनस में वी एफ कर लिए, यहाँ पे माइनस में 2vf है, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2vf आने वाला है। बराबर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है uv, यहाँ पे है uv, यहाँ पे क्या हो गया माइनस में uf हो गया, और ये चला गया लेफ्ट साइड में। अब इसको घटा लीजिए, तो vf है प्लस में 2vf है, तो दोनों घटाइएगा, तो यहाँ बचने वाला है प्लस में vf, बराबर में हो गया uv, माइनस में हो गया uf। अब क्या करने वाले हैं कि दोनों साइड हम uvf से डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों साइड uvf से भाग देने पे, तो यहाँ पे भागा दे दीजिए, vf हो गया, यहाँ पे uvf हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, uv है,
यू वी है तो यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, माइनस में यू एफ है तो यहाँ भी यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से वी एफ से वी एफ कटने वाला है तो यहाँ पे बच जाएगा 1 में यू बच जाएगा। यहाँ पे यू वी से यू वी कटने वाला है तो यहाँ पे बच जाएगा 1/f बच जाएगा। माइनस में है यू एफ से कट जाएगा, यहाँ पे 1/v बचने वाला है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 1/u तो 1/u को एक साइड छोड़ दीजिए। यहाँ पे माइनस में 1/v है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस में 1/v आने वाला है, बराबर में हो गया 1/f हो गया। तो इस तरीका से आप इजिली इस दर्पण सूत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं कि उत्तल दर्पण के सहायता से आप दर्पण सूत्र को आप किस तरीका से सिद्ध करने वाले हैं। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध कीजिए, आप उत्तल दर्पण से भी सिद्ध कर सकते हैं, अवतल दर्पण के सहायता से भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है कि आप अवतल दर्पण के सहायता से सिद्ध कीजिए तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। और यदि पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण के सहायता से प्रूफ कीजिए तो वो वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद।